अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज़्म है, ब्रीदिंग किस तरीके से होती है। तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ब्रीदिंग। यानी जब हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं एयर के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं ब्रीदिंग। लेकिन यहाँ पे जब हम मैकेनिज़्म स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम जो ब्रीदिंग की डेफिनेशन स्टडी करेंगे वो क्या है, फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। कि ये जो गैसेस का एक्सचेंज होगा कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रही है, इसमें कौन कौन सी फ़िज़िकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होंगी। अब ये फ़िज़िकल मूवमेंट्स कौन कौन करवाएगा, इसमें हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन में मौजूद है, वो इन्वॉल्व होगा। और हमारी रिब्स इन्वॉल्व होंगी, रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो इन्वॉल्व होंगे इसमें। हमारा डायफ्राम इसमें इन्वॉल्व होगा और हमारे लंग्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। अब ब्रीदिंग का प्रोसेस दो फेजेस में कंप्लीट होता है। दो इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं, एक है इनहेलेशन जिसे हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं और दूसरी है एक्सहेलेशन जिसे हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन किसे कहते हैं, टेकिंग इन एयर, यानी हम एयर के ज़रिए जो ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। और दूसरी तरफ जो है वो कौन सा है, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, टेकिंग आउट एयर, यानी जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनहेलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है और एक्सहेलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो यहाँ अगर हम देखें इनहेलेशन या इंस्पायरेशन को, तो इसमें क्या होता है, इसमें तकरीबन टोटल जो आपकी जो फिज़िकल मूवमेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं कि किस किस तरीके से इनहेलेशन होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिब मसल्स जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिब्स आर रेज्ड। रिब्स हमारी ऊपर की तरफ मूव करती हैं, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। ठीक है। अब और सेकंड पे क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लोअर्ड। कि जो लंग्स के नीचे ये जो हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और ये लोअर पोजीशन में आ जाता है। लोअर पोजीशन का मतलब है कि इसकी डोम शेप ख़त्म होकर ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी थोरेसिक कैविटी जिसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं उसका एरिया इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज प्रेशर ऑन लंग्स रिड्यूसेस। अब प्रेशर लंग्स पे कैसे रिड्यूस करता है, अभी हमने स्टडी किया है कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी। जब रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो जो चेस्ट कैविटी जो अंदर एरिया है उसका वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, जो लंग्स के ऊपर प्रेशर था रिब्स का वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एरिया एरिया इंक्रीज कर गया और लंग्स पे जो प्रेशर प्रेजेंट होता है वो रिड्यूस कर जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ मैंने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या कहते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर और एरिया के दरमियान में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन प्रेजेंट है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उससे एरिया डिक्रीज कर जाता है, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो एरिया इन्हेंस कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यही यहाँ पे होगा कि जैसे ही यहाँ पे रिब्स रेस करेंगी इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी पोजीशन चेंज उसकी जो शेप है वो डोम शेप से किस में चली जाती है, तकरीबन स्ट्रेट शेप हो जाती है उसकी। तो उससे ये जो कैविटी है जो जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, जो इनर कैविटी है चेस्ट कैविटी की, वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाती है, उसका एरिया इंक्रीज कर जाता है और लंग्स पे से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। एरिया इंक्रीज करने से
और लंग्स पे प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होगा, लंग्स को स्पेस मिल जाएगी एक्सपैंड करने के लिए, ठीक। और एयर प्रेशर विद इन लंग्स डिक्रीजेज, कि जो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी लंग्स एक्सपैंड करेंगे, उनके अंदर जो एयर का प्रेशर था वो कम है, और आउटसाइड द एनवायरनमेंट एयर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली एयर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगी फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू लंग्स। एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या था कि एयर मूव कर गई थी अंदर, और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि एयर आउटसाइड मूव करती है, ठीक है। अब जो आपने इनहेलेशन में स्टडी किया या एक्सपायरेशन में स्टडी किया है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिब मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, ब्रिंगिंग रिब्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। कि जो इंस्पायरेशन में जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो उन्होंने क्या किया था, रिब्स को रेज करवा दिया था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो उठ गई थी। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होता है। जो रिब मसल्स जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो रिलैक्स करते हैं और रिब्स को दोबारा से अपनी जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उस पे ले आते हैं, यानी रिब्स जो हैं वो अब लोअर्ड पोजीशन पे आ जाती हैं। फिर डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स। पहले डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और डोम शेप से किस में चला गया था, बिल्कुल लोअर पोजीशन पे यानी स्ट्रेट फॉर्म में आ गया था। अब इसमें क्या होगा, डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स करेंगे एंड इट गेट्स इट्स रेज्ड डोम शेप, और ये दोबारा से अपनी ये डोम शेप अटेन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेस इन चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस। अब ये चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है यानी एरिया उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि पहले जब रिब्स ऊपर की तरफ मूव की थी तो अंदर जो एरिया था उसका चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज कर गया था, जिसकी वजह से लंग्स पर प्रेशर क्या हो गया था, रिड्यूस। लेकिन अब दोबारा से रिब्स अपनी पोजीशन गेन करेंगी तो उससे जो चेस्ट कैविटी पे का जो एरिया है वो रिड्यूस कर जाएगा, वो दोबारा से कम होगा, और लंग्स पे जो प्रेशर है वो अगेन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एयर जो है वो एक्सपेल कर जाएगी, यानी एयर बाहर निकल जाएगी लंग्स से, क्योंकि अब एनवायरनमेंट जो लंग्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से निकल जाएगी और वो एक्सपेल करवा दी जाएगी। अब रेट ऑफ ब्रीदिंग अगर हम देखें तो नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं, अगर आप एट रेस्ट हैं, आप कोई ऐसी हार्ड एक्सरसाइज या हार्ड वर्क आप नहीं कर रहे, तो उस वक्त जो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होगा, ठीक है। और अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई स्ट्रेनस वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम जो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होता है। और उसके रीज़न क्या है, उसके रीज़न ये है कि जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनमें जो रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, और जितनी ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, ये जो इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन है ये कहाँ पे मूव करेगी, ब्लड में। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने लगेगी तो ये स्टिमुलेट करती है हमारे ब्रेन में जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है उसको। वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या करेगा, हमारे जो रिब मसल्स हैं जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, और जो हमारा डायफ्राम है, ये इन दोनों को स्टिमुलेट करेगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा, यानी इनहेलेशन और एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देगा ताकि रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाया जा सके। इंस्पायरेशन का रेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एयर ऑक्सीजन लेकर बॉडी के अंदर मूव करेगी, और जितना एक्सपायरेशन का रेट बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर मूव करेगी, ठीक है। अब ये जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं ये तकरीबन इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो हमारे अख्तियार में ना हो, ठीक है। तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स तकरीबन इनवॉलेंट्री हैं, ये अपने आप होती हैं। वी कैन कंट्रोल ओनली रेट ऑफ ब्रीदिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि हम ब्रीदिंग का रेट तो कंट्रोल कर सकते हैं, हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का रेट तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा देर तक ब्रीदिंग का रेट कंट्रोल नहीं कर सकते।
होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त तमाम वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।